हाय गाइस। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का सेकंड वीडियो। पहले बात तो मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा कि मेरे हम लोगों का अभी तक पीपी हुआ था, इन्वेंट्री हुआ था शायद, और ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया था। तो आज से इंटेंजिबल ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहली बात तो मैं कुछ कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ। मैं लाइक आज थोड़ा एनर्जी मेरा लो हुआ। लो आपको लग रहा होगा क्योंकि अभी जस्ट मैं बाहर से आया थोड़ी देर पहले ही, तो उसके लिए। बट हाँ, ऐसा पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाकी रहा कि वीडियोस का, हाँ मैं मुझे पता है कि मैं चैनल पे उतना रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ अभी थोड़े दिन से, क्योंकि थोड़ा चीज़ें चल रहा था। लेकिन अभी से मैं फुल 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 मेहनत करूँगा कि रेगुलर हो पाऊँ और जितना अच्छे से उसे पढ़ा पाऊँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इंटेंजिबल एसेट, पहले तो इंटेंजिबल एसेट होता क्या है। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है कि ये एक डेफिनेशन है, ठीक है। ये डेफिनेशन अगर कुछ भी चीज़ से फॉलो करेगा तो अल्टीमेटली वही एसेट जो हम लोग लाइक टच नहीं कर सकते, बस। आइडेंटिफाई नॉन मॉनिटरी एसेट, हेल्प फॉर यूजर प्रोडक्शन ऑफ और सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज, ठीक है। गुड्स या फिर सर्विसेज फॉर रेंटल पर्पस और एडमिट पर्पस, ठीक है। एनी आइटम विच इज नॉट कवर्ड बाय द डेफिनेशन कैन बी कंसिडर्ड एक्सपेंस। अगर ये डेफिनेशन में नहीं आया तो वो एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि कुछ भी नहीं आता। इंटरनली जेनरेटेड सेल्फ जनरेट, हाँ ये आपको याद रखना कि इंटरनली जेनरेटेड मतलब खुद से जनरेट हुआ या फिर सेल्फ जनरेट हुआ, मतलब दोनों सेम ही है। अगर गुडविल होगा तो वो एसेट नहीं होगा, ठीक है। कॉस्ट इनकम और रिसर्च फेज, मतलब अगर कुछ ऐसा है कि लाइक पेटेंट नहीं है बट आप रिसर्च कर रहे हो उसके ऊपर, जब तक उसका पेटेंट नहीं आया भाई वो आप तो खर्चा कुछ भी करो, ठीक है। लेकिन आप तो अभी तक रिसर्च किए नहीं है ना। तो वो जो पेटेंट अभी तक नहीं, वो पेटेंट के पहले तक जितना भी रिसर्च हुआ वो एक्सपेंस है, वो इंटेलेक्चुअल एसेट है नहीं। सबने फिजिकल एसेट कंटेंट, जैसे कि सोचो अगर सीडी में आपको सॉफ्टवेयर डाल के, लाइक पहले होता था ना कि विंडोज का लाइक सीडी मिलता था, तो ऐसा कि अगर सीडी में सॉफ्टवेयर मतलब कोई एसेट में इंटीग्रल पार्ट है वो, ठीक है। इंटेजिबल एसेट जिसको आप अगर हटा पाओगे तब तो सही है, तभी एसेट और इंटेजिबल एसेट दोनों का अलग अलग करो। लेकिन अगर ऐसा है कि मतलब ऐसा है वो दोनों एक ही साथ है, लाइक वो दोनों अलग नहीं हो सकता, तब आप आ, उसको पीपी रन, लाइक एक मशीन में सोचो कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसा है कि आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, तो वो मशीन ही है, वो मशीन का पार्ट है एक, ठीक है। और अगर वो सॉफ्टवेयर और मशीन को आप अलग अलग कर सकते हो तो वो हो जाएगा आपका इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। एक मशीन है, ठीक है। अगर सीडी से, सीडी में क्या है, सीडी एक मशीन है, लेकिन सीडी में आप सॉफ्टवेयर को अलग नहीं कर सकते, तो वो सॉफ्टवेयर भी सीडी का पार्ट ही है। अगर आप सॉफ्टवेयर को अलग कर सकते हो कि ठीक है आप सॉफ्टवेयर को अलग से भी बेच सकते हो, तो या फिर उसका अलग से भी वैल्यू है, तो वो हो गया इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। देखो अल्टीमेटली इंटेंजिबल एसेट भी अल्टीमेटली एसेट ही है, तो बहुत हद तक इसका सेम सेम ही होगा, ठीक है। बस एग्जिस्टेंस में आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि वो एक्टिव यूज में होना चाहिए, अगर एक्टिव यूज में नहीं है तो डिलीट होना चाहिए, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट ऐसा है कि वो एक्टिव यूज में ही होना चाहिए, ठीक। अगर एक्टिव यूज में नहीं है तो वो डिलीट होना चाहिए, बस ये सिंपल सा फैक्ट है एग्जिस्टेंस, ठीक है। कंप्लीटनेस में वही है कि आपको शेड्यूल देखना पड़ेगी, ओपनिंग प्लस एड या फिर परचेस माइनस सेल्स, यही हो। वो अल्टीमेटली जो बैलेंसिंग है वो क्लोजिंग होगा, तो देख लेना ये सही है क्या नहीं, ठीक है। एरिथमेटिकल एक्यूरेसी देख लेना कि जितने का इंडिविजुअल एसेट है उतने का ही है। फिर क्या है कि ऑब्वियसली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है कि नहीं, कि मतलब जो भी एक्सपेंडिचर आप हो रहा है उसका वैल्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ठीक है, या तो एसेट एक्वायर में या फिर डिलीशन में, देखो मैं इधर ना अलग अलग करके एडिशन और डिलीशन में कर दिया हूं, तो आपको समझ में भी आसान होगा। लेकिन अल्टीमेटली यही है कि एडिशन में या फिर डिलीशन में अगर आप, आपको देखना होगा कि आप प्रॉपर अप्रूवल ले रहे हो ऑथोराइज पर्सन जो भी है उससे। वेरीफाई अदर मतलब वही है कि इंटरनल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, मतलब
अगर आपको सॉफ्टवेयर खरीदना है तो आप क्या कोटेशन वोटेशन दे रहे हो कि नहीं। नॉर्मली सॉफ्टवेयर में कोटेशन तो होता नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली, हाँ लेकिन अगर ऐसा है कि लाइक सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, ठीक है, खुद के लिए, तो ऑब्वियसली वो तो एक कोटेशन की बात हो गई। ठीक है, ये भी सेम ही है कि अगर डिलीट कर दो भाई, लाइक उसमें भी कोटेशन चाहिए, लेकिन अगर आप बेच रहे हो तो मैनेजमेंट से पूछो भाई क्यों बेच रहे हो आप, अचानक से क्या हो गया। ठीक है, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन क्या, वेरीफाई वेदर amortization had been charged or not। इन की जो भी amortization है वो सारे एसेट पे amortize हुआ है, ना कि एक एक एसेट पे। ठीक है, कि एसेट नंबर ए पे हुआ है लेकिन बी पे नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं हो सकते। अल्टीमेटली इंटेंजिबल एसेट बल्क में वो एज ए ब्लॉक वो डिप्रिसिएशन खाएगा ना, amortization नहीं। वेरीफाइड दैट द amortization मेथड वही है कि जैसे कि डिप्रिसिएशन में क्या है कि हम लोग करते हैं ना कि मुझे पता है कि ये जो मशीन है वो 10 साल चलेगा। ठीक है, तो जब भी आप इंटेंजिबल एसेट ले रहे हो तो अब आपको भी एक आइडिया होगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है मेरा कितना साल चले, उस हिसाब से आप एडवर्टाइज करते रहना। ठीक है, और इम्पेयरमेंट एसेट में हुआ है कि नहीं, ये पीपी में भी था उसी हिसाब से। राइट में क्या है कि ऑब्वियसली अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आप खरीद लो तो उसका तो इनवॉइस या फिर कुछ तो बिल विल होगा, वो आप चेक कर लेना। और डिस्क्लोजर में वही है कि गुडविल ट्रेडमार्क कंप्यूटर। तो इसमें इंटेलिजेंट एसेट में हम लोग मेनली क्या देखें कि एक तो है एक्टिव यूज में होना चाहिए, अगर नहीं है तो डिलीट होना चाहिए। एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस में वही ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, वही वो सारे। अगर एडिशन हुआ तो कोटेशन होना चाहिए, प्रॉपर अप्रूवल, और एडिशन डिलीशन दोनों में, कोटेशन और प्रॉपर अप्रूवल। और डिलीशन में अगर डिलीट कर रहे हो तो रीजन क्या है वो भी इंक्वायर करो। वैल्यूएशन में क्या है कि जैसे ही वैल्यूएशन आया तो देख लेना कि डिप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट्स या फिर एमोटाइजेशन ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं। अगर लग रहा है तो उसी हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग कि डिप्रिसिएशन हो रहा है तो प्रॉपर डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन शुड चार्ज ऑन ऑल एसेट, एमोटाइजेशन शुड चार्ज ऑन ऑल एसेट। फिर उसका जो एमोटाइजेशन का मेथड है वो एसेट मतलब एक्सपेक्टेड पैटर्न के ऊपर, लाइक जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है उसके ऊपर बेस करके होना चाहिए। सॉरी। और राइट में ऑब्वियसली आप राइट कैसे देखोगे कि इनवॉइस और या फिर कॉन्टेक्स्ट से देखोगे। और डिस्क्लोजर मैं नहीं बोल रहा, डिस्क्लोजर बस आपको याद रखना है। कैश एंड कैश इक्विटी। ठीक है, अभी कैश शुड बी चेक। अच्छा, कैश तो चेक होना चाहिए। हाँ, कैश शुड बी चेक ऑन बैलेंस शीट डेट और ऑन एनी डेट आफ्टर 31 मार्च विदाउट गिविंग नोटिस। ठीक है, check whether all items of cash are included and if included it should be checked simultaneously। ठीक है, कि एक दो चीजें हैं एग्जिस्टेंस में कि एक तो बैलेंस शीट डेट या फिर कोई भी डेट आफ्टर 31 मार्च आपको चेक होना चाहिए। और चेक वेदर ऑल आइटम्स ऑफ कैश आर in included and if included in it should be checked by checked simultaneously। मतलब कैश का बहुत तरीके की पेटी कैश होता है, इम्प्रेस कैश होता है, मेन मतलब जो मेन जो आपका कैश है वो होता है। तो आप जब भी कैश बोल रहे हो तो वो सारी चीज इंक्लूड करके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप जब भी बोल रहे हो तो वो सारी चीज इंक्लूड करके होना चाहिए। ठीक है, परफॉर्म कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस। कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस मतलब कंप्लाइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ ईच मंथ एनालाइजिंग द। मतलब सोचो कि मेरा रिसिप्ट 100 है और मेरा पेमेंट 70 है, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मल 70 80 60 इस सब के बीच में ही होना चाहिए। अचानक से अगर सोचो आपका पेमेंट 120 हो गया कि आप ज्यादा ही पेमेंट करो, या फिर 100 भी हो गया, या फिर 95 90 हो गया, तो वो भी एक दिखने का बात है कि भाई इतना ज्यादा वेरिएशन कैसे हुआ। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन ऑब्वियसली इंक्वायर करोगे मैनेजमेंट से। और क्या इसमें क्या देखो कि आप बीआरएस लो, कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लोगे कि भाई आप मेरे को बीआरएस दो, अगर जो टैली का बैंक बैलेंस है वो अगर बैंक स्टेटमेंट का बैंक बैलेंस से नहीं मिला। ठीक है,
टैली द एंट्रीज विद रफ कैश बुक एंड मेज कैश बुक। हाँ, अभी क्या है कि नॉर्मली जनरली क्या होता है कि जो डी टू डे खर्चा होता है ना, उसको पहले एक रफ कैश बुक में लिखना होता है। ठीक है, कि पहले रफ कैश बुक में लिखो, फिर मेन कैश बुक में आप लाइक ट्रांसफर कर लेना उसको। ठीक है, तो क्या है कि जो भी रफ कैश बुक में लिखा है, तो उसको पहले तो उसको आप भाउचिंग करके आप अपने आप को सेटिस्फाई हो जाओ कि भाई जो रफ कैश बुक में लिखा है वो प्रॉपर लिखा है। और या तो ऐसे भी कर सकते हो, वो रफ कैश बुक को मेन कैश बुक से टैली कर लिए, और वो जो मेन कैश बुक है उसको आप वाउचर से चेक कर लो कि भाई जो भी कैश बुक में जितने भी एंट्रीज है उसका वाउचर है कि नहीं। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो मैं भी वाउचिंग करने गया था, तो बहुत सारे ऐसा होता है कि लाइक जो कैश का पेमेंट है उतना हिसाब नहीं रखते। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा रखते हैं तो वो हम लोगों का ऑडिट ऑब्जर्वेशन में जाएगा कि भाई अल्टीमेटली हम लोगों के पास प्रूफ है या नहीं, ये खर्चा किए भी है कि नहीं। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर कोई भी पैसा बैंक के पास है तो आप डायरेक्ट कंफर्मेशन ले ही सकते हो। वैल्यूएशन क्या है, वही अगर की फॉरेन करेंसी अगर आप लोग होल्ड कर रहे हो, तो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट के हिसाब से जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मेमो होगा उस हिसाब से आपका वैल्यूएशन होगा। ठीक है, ये प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं बोल रहा हूँ मैं, वही सेपरेट डिस्क्लोजर होना चाहिए कि अगर डिपॉजिट मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी है, ईयरमार्क फंड है, मार्जिन मनी और सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन है, रिप्रेटेशन रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, कि भाई आप इतना पैसा से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते ऐसा। BRS वही है कि ऑप्टेन मतलब अगर चेक्स नॉट क्लियर, ये सारे बहुत बेसिक चीज़ है, इसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ये सारे मुझे नहीं लगते कि मतलब मेरे को ऐसा करना चाहिए, अल्टीमेटली रीडिंग ही होगा। को ये तो डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्लोजर आप लोग पढ़ लेना, बस हो गया, एसेट खत्म। मुझे भी लग रहा था, देखा एसेट खत्म, सीधा सीधा रास्ता था, ना कोई फिकर, ना कोई टेंशन। पता है जब भी लाइक मैं एक चीज देखा हूँ, पता है, मुझे लगता है कि जब भी आप चैप्टर 5 को पढ़ोगे ना, तो आप क्या करना ना, आप 2-3 दिन चैप्टर 5 को ही देना। ठीक है, चैप्टर 5 है थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप अगर अच्छे से पढ़ो और ये वाले नोट्स से आप अगर पढ़ना चाहो, ठीक है, तो मैं बोलूँगा ये वाले नोट्स सही तो है। लाइक अच्छे से बनाए हो, ये 100% कवर भी करता है, 100 नहीं, लाइक 90 to 95% कवर भी करता है। मेन बात है, अगर आप बोलोगे कि हाँ वो 5-10% का आप क्यों नहीं कवर किए, अल्टीमेटली क्या है ना कि पहली बात तो मैं क्यों नहीं कवर किया, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए था कि भाई मैं जितना कम पेजेस में जितना ज़्यादा वैल्यू दे सकूँ वो उतना उतना अच्छा है। क्योंकि आप लोगों का चैप्टर 5 एज ए चैप्टर ही बहुत बड़ा है, मैं उसमें भी अगर बहुत सारी चीज़ें अगर ऐड करने जाऊँगा ना, तभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फ़ायदा ऐसा सच है नहीं, तो इसलिए मैं सोचा। ठीक है, हाँ ठीक है, अगर ठीक है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेन बात है ना, आज थोड़ा सा एनर्जी लो है, इसलिए आप लोगों को भी वो शायद लग रहा होगा, लेकिन ठीक है, कोई लोन्स एंड एडवांसेस और एनी अदर काइंड एसेट। इसमें क्या है कि डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोरोअर, आप अगर एग्जिस्टेंस देखोगे, ठीक है, कि मतलब कि एग्जिस्टेंस कैसे पता चले कि भाई हम किसी को लोन दिए है कि नहीं, भाई डायरेक्ट बोरोअर से ही पूछ लो, बोरोअर से ही पूछ लो। आफ्टर लिस्ट ऑफ एडवांस, अच्छा कंप्लीटनेस में क्या है कि सारे एडवांसेस का लिस्ट लो और उसको लेजर से टैली कर लो कि भाई आपने जो लिस्ट दिया है उस टैली में सारा, मतलब जो भी आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो जहाँ पे भी, उधर सारा लेजर्स है सारे का। अच्छा,
अभी जब भी किसी को लोन दियो आप, उसका कुछ तो एग्रीमेंट एग्रीमेंट अगर नहीं भी हुआ तो कुछ तो आप पेपर ऊपर पे कुछ तो साइन करवाए होंगे ना, या फिर बैंक ट्रांसफर कर कुछ तो होगा, तो आप वो दिखाओ। अच्छा, अभी जो लोन दे रहा है वो प्रॉपर कॉम्पिटेंट पर्सन दे रहा है कि नहीं, कि भाई आ, जो बंदा है वो ही दे रहा है, ठीक है, उस हिसाब से आप देख लेना। इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग टू कंफर्म द अप्रूवल ऑफ लोन। ठीक है। ठीक है। ठीक है कि भाई मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग को आप लाइक मतलब आ, जो मिनट्स होता है ना मीटिंग का, तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि भाई उसमें अप्रूवल है कि नहीं। ठीक है। फिर क्या है कि जो बॉर्डर है वो एक्नॉलेज किया है कि नहीं, भाई हाँ मेरे को लोन मिला है। ठीक है। एंड इफ लोन्स आर पॉपुलर, मतलब देखो कि लोन्स पॉपुलरली रिकवर हो, तो लोन्स में हम लोग कंप्लीटनेस में क्या क्या देखेंगे, कि जो भी आप रजिस्टर या फिर कुछ भी मेंटेन करो वो लेजर पे होना चाहिए। फिर जो भी आप लोन दे रहे हो उसका कोई तो एग्रीमेंट या फिर एक्नॉलेजमेंट होगा, उसको आप वेरीफाई करो। लोन प्रॉपर अथॉरिटी पर्सन दे रहा है, लोन का रिकवरी प्रॉपर हो रहा है, और जो बोरोअर है वो एक्नॉलेज एक्नॉलेज किया है कि भाई हाँ भाई मेरा लोन मेरे को मिला है। ठीक है, वेरीफाई दैट द लोन इज एक्नॉलेज बाय द बोरोअर। ठीक है। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में क्या रहेंगे कि ऑब्वियसली जो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है उसका। फिर एजिंग रिपोर्ट एक मांगेंगे कि भाई लोन कितना पुराना है, कैसा है। ठीक है। तो लिस्ट ऑफ ऑल लोन्स एंड एडवांसेस अंडर लिटिगेशन, की जो भी लोन्स और एडवांसेस होगा अंडर लिटिगेशन एंड कंपेयर विद प्रीवियस ईयर, ascertain those loans and advances that appear doubtful. If proper provisions have not been made, ask the management for the reasons. ठीक है। ठीक है, ascertain those loans and advances that appear doubtful. If proper provision have not been made, हाँ देखो अभी क्या है कि लोन्स पे क्या है कि जब भी आप दे रहे हो, ठीक है, अल्टीमेटली सन्नी देता भी वैसे ही है कि आपने पैसा दे दिए। अभी आपको तो देखना पड़ेगा, सॉरी सॉरी, अभी आपको तो देखना पड़ेगा ना कि लाइक आपने पैसे दे दिए, तो आपको भी तो देखना पड़ेगा ना कि पैसा वो आ रहा है कि नहीं वापस मेरा। तो जब भी पैसा आएगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पैसा मेरा लाइक डाउटफुल हो जाए या फिर लॉस हो जाए। तो आपको वो भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज ऑफ मेरा पैसा डाउटफुल हो सकता है। ठीक है, और अगर इतना हो सकता है तो मैनेजमेंट प्रॉपर प्रोविजन उसका बनाया है कि नहीं। ठीक है। अगर राइट ऑफ हुआ है तो उसको एसेस करो कि भाई ये सही राइट ऑफ हुआ है कि मतलब इसको आप राइट ऑफ करना चाहिए था, या फिर हाँ बहुत दिन से पड़ा हुआ है लेकिन आप एक महीना 2 महीना पहले लोन दे के रखे हो, आप अभी राइट ऑफ कर लो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि राइट ऑफ नहीं होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि अगर किया है तो आप क्या सोच के किए हो, अगर मतलब मेरे को दिखाओ, मेरे को सेटिस्फाई तो करो कि हाँ भाई आपने जो राइट ऑफ किया प्रॉपरली किया है। Check write-offs or other reductions are approved by authorized and appropriate authority, कि जो भी आप राइट ऑफ किया वो प्रॉपर अथॉरिटी से हुआ। ठीक है। एंड चेक द रिस्टेटमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एंड या और अदर काइंड ऐसे इस एज पर एस 11। ठीक है, कि जो भी लोन्स या फिर एडवांसेस रिस्टेट हुआ है वो एज पर 11 हुआ, एस 11 हुआ। ठीक है। डिस्क्लोजर मैं नहीं बोल रहा हूँ, डिस्क्लोजर आप पढ़ लेना। ठीक है, डिस्क्लोजर अल्टीमेटली सेम ही है, बस इसमें क्या है कैपिटल एडवांसेस है, इसमें कैपिटल एडवांस नहीं है, बाकी पूरा सेम है। एडवांसेस हैव बीन सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। और जो भी लोन्स है, अगर डायरेक्टर फर्म या फिर प्राइवेट कंपनी से होगा, अदर ऑप्शन से होगा, इन विच एनी डायरेक्टर इज, मतलब अगर लाइक ऐसा है कि आप किसी को लोन दिए हो, लेकिन वो क्या है कि मतलब जो हम लोग का डायरेक्टर या फिर मतलब अगर
इन डायरेक्टर को या फिर फर्म और प्राइवेट कंपनी को अगर लोन दिए हो और अदर ऑफिसर्स को लोन दिए हो जो कि अ, उनमें से लाइक फर्म और प्राइवेट कंपनी में से अगर कोई भी डायरेक्टर, ठीक है, मतलब फर्म और प्राइवेट कंपनी में अगर कोई भी डायरेक्टर पार्टनर या फिर डायरेक्टर या फिर मेंबर हुआ तो उसको सेपरेटली डिस्कस करना पड़ेगा कि हम लोगों का जो डायरेक्टर है वो दूसरे इसमें मेंबर या फिर पार्टनर या फिर ऐसा है, ठीक है। अब 2 मिनट बस, 2 मिनट बस थोड़ा सा। हाँ ठीक है, अभी हो रहा है शेयर कैपिटल, अभी से लाइबिलिटी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लाइबिलिटी साइड। देखो शेयर कैपिटल में मैंने क्या किया है, दो दो मतलब ऐसे कैटेगरी बनाया है। ये एक जनरल एस्पेक्ट्स है, जनरली आप क्या क्या देखोगे, और स्पेशल एस्पेक्ट मतलब जो अल्टीमेटली लॉ का पार्ट है ना, कि अगर प्रीमियम में इशू हो गया, सॉर्ट इक्विटी शेयर अगर इशू हो गया, डिस्काउंट पे इशू तो हो नहीं सकता लेकिन कभी कभी हो सकता है, ठीक है, और अगर शेयर कैपिटल में रिडक्शन है तो वो सारे, ये सारे लेके स्पेशल एस्पेक्ट्स है, तो ये सारे आपको लाइक अलग अलग करके है, उतना दिमाग नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे ऑलरेडी आप लॉ पे पढ़ चुके हो स्पेशल एस्पेक्ट, ठीक है। जनरल एस्पेक्ट में क्या है कि जो प्रीवियस ईयर जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, पहला क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, उसको आप कंपेयर करो करंट ईयर ओपनिंग बैलेंस से, कि भाई वो तो सेम ही होना चाहिए अगर कोई चेंजेस नहीं है तो, कि पहले देख लो कि भाई ओपनिंग प्रॉपर्ली कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं, ठीक है। अच्छा अगर चेंजेस हुआ तभी क्या, और चेंजेस नहीं होगा तो दो ही ऑप्शन होगा ना, या तो चेंजेस होगा या तो नहीं होगा। तो चेंजेस अगर होगा तो क्या होगा, चेंजेस अगर होगा, अगर देखो दो है, चेंज हुआ, चेंज नहीं हुआ, अगर चेंज हुआ तो वो ऑथोराइज्ड कैपिटल के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर चेंजेस नहीं हुआ तो आप क्या करो, कंपनी सेक्रेटरी से कंफर्म कर लो, ठीक है, कंफर्म कर लो कि भाई कोई चेंजेस नहीं, बस बस दो ही ऑप्शन है। पहले तो देखोगे कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्लोजिंग है वो करंट ईयर ओपनिंग से मैच होना चाहिए, अगर नहीं है कोई नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि जो प्रीवियस जो इस साल का जो चेंजेस है, या तो चेंजेस हो सकते हैं या तो नहीं हो सकते, अगर नहीं हो सकते तब तो ओपनिंग मैच होगा। तो चेंजेस अगर होगा तो क्या होगा कि वो ऑथराइज कैपिटल के अंदर होना चाहिए, प्रॉपर उसका जो भी रेजोल्यूशन है, बोर्ड रेजोल्यूशन से स्पेशल रेजोल्यूशन जो भी उसका एप्लीकेबल रेजोल्यूशन होता है वो प्रॉपरली लेना चाहिए, एंड वो प्रॉपरली अप्रूव भी होना चाहिए। और अगर चेंजेस नहीं है तो कंपनी सेक्रेटरी से आप एक कंफर्मेशन ले लो कि हाँ भाई कोई चेंजेस नहीं है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, ठीक है। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रेजोल्यूशन पास ऑब्वियसली ये सारे होना चाहिए, ठीक है। और अगर फ्रेश इशू हुआ तभी तो ऑब्वियसली जो सेबी सेबी के गाइडलाइंस है और जो भी कंपनीज एक्ट की रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट प्रॉपरली होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना है वो होना चाहिए, फिर मिनिमम एप्लीकेशन मनी हम लोगों को पैसा आना चाहिए, कि जितना मिनिमम एप्लीकेशन मनी उतना हम लोगों के पास आना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट बैंक अकाउंट होना चाहिए, और पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, जो अंडर राइटिंग कमीशन है वो उसको प्रॉपरली करना चाहिए, ठीक है, जो भी अंडर राइटिंग कमीशन है उसको प्रॉपरली आना चाहिए, जैसे 2.5% जो भी है उस हिसाब से। उसके बाद क्या है, रिजर्व सरप्लस है, ठीक है, बोरिंग्स है, ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल्स ही है, ठीक है। आज यही तक करते हैं, ठीक है, इसके बाद वाला जो वीडियो होगा
उसमें मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा लाइबिलिटी खत्म हो जाए, और मेरे को अगर लाइबिलिटी खत्म, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं उसी दिन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करा दूंगा, क्योंकि सच में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं है। और अगर ऐसा हुआ कि नहीं आपका नहीं हो रहा है तो उस हिसाब से मैं और एक वीडियो ले लूंगा, ठीक है। ये जो प्रीमियम में जो इधर 5-6 पॉइंट है ना, तो ये आता है बहुत बार। अगर प्रीमियम में होगा तो क्या होगा, तो वो ऑब्वियसली वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है ना, वो 5 ही चीजों के लिए यूज हो सकता है। बोनस शेयर इशू करने के लिए, पीरियडिकली एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने के लिए, डिस्काउंट या फिर एक्सपेंडिचर या फिर कमीशन जो भी है इशू ऑफ शेयर्स में उसको राइट ऑफ करने में, प्रीमियम और रिडक्शन ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स में होना चाहिए, और बायबैक ऑफ सिक्योरिटी में, कि जो भी सिक्योरिटी आप डालो कि तो वो बायबैक होना चाहिए, ठीक है। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, ये एक जनरल रूल है, और ये सबको पता होता है कि आप ऑलरेडी आप इंटर कर चुके, मतलब इंटर कर रहे होगे, आप फाउंडेशन कर चुके होगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई आप शेयर्स को आप इशू नहीं कर सकते ऐसे लाइक डिस्काउंट पे। लेकिन उसका भी कुछ कुछ एग्जिबिशंस है, जैसे कि पहले तो अगर इशू किए तभी क्या, पेनल्टी आप 5 लाख या फिर अमाउंट रेस जितना भी है विचएवर इज अर्लियर, मतलब मैक्सिमम 5 लाख तक आपका फाइन फाइन हो सकता है, पेनल्टी हो सकता है, इशू ही वॉइड हो जाएगा, आपके इशू माना ही नहीं जाएगा, और जो भी पैसा लियो आप 12% पर एनम के इंटरेस्ट से आपको लौटाना पड़ेगा। एक्सेप्शन क्या है, शेयर इशूड एंड डेट रिस्ट्रिक्शन स्कीम, मतलब क्या है कि आप किसी को पैसा, जैसे वोडाफोन आइडिया के केस में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया का पैसा दिया था, गवर्नमेंट ने शेयर खरीद लिया, तो वही है कि लाइक आप लोन दिए हो, उसके लोन के बदले में आप शेयर्स खरीद लियो, ठीक है, उस हिसाब से। और स्वेट इक्विटी शेयर ऑब्वियसली जो डायरेक्टर्स या फिर एम्प्लॉयज को दिया जाता है वो। स्वेट इक्विटी शेयर क्या है, इट मींस इक्विटी शेयर ऑब्वियसली डायरेक्टर, ठीक है, फॉर एट ए डिस्काउंट और फॉर कंसिडर अदर दैट कैश, ठीक है, किसके लिए, फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ वैल्यू एडिशन या फिर मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, किस किस लिए, फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ वैल्यू एडिशन और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इंटरव्यू क्या चेक करना है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, जो रेजोल्यूशन पास हुआ है वो नंबर ऑफ शेयर, करेंट मार्केट प्राइस, और क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को लाइक स्पेसिफाई करना चाहिए, ठीक है। रुको थोड़ा सा, ठीक है। और क्या है कि जो भी सेबी का गाइडलाइंस है उसको प्रॉपरली कंप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और शेयर कैपिटल में, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या देखिए, वेरीफाई दैट स्पेशल रेजोल्यूशन हैड बीन पास एट द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, कि जो भी शेयर होल्डर का मीटिंग होगा उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तभी आप शेयर कैपिटल रिड्यूस कर सकते हो। आपका जो एओए है, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो ऑथोराइज करना चाहिए आपको कि आप ये कर सकते हो, मतलब शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हो। एग्जामिन दैट देयर हैज बीन नो डिफॉल्ट विद रिगार्ड्स टू रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो भी डिपॉजिट कंपनी एक्सेप्ट किया उसमें रीपेमेंट में और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में दिक्कत नहीं है, मतलब कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। एग्जामिन द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल कंफर्मिंग द रिडक्शन एंड वेरीफाई दैट a copy of order and the minutes have been filed with ROC, ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल को एग्जामिन करो एंड कंफर्मिंग द रिडक्शन एंड वेरीफाई दैट द कॉपी ऑफ ऑर्डर और मिनट्स वो आरओसी के साथ फाइल हुआ है, ठीक है। चेक इफ द कंपनी हैव कंप्लाइड विद ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस इम्पोज्ड बाय ट्रिब्यूनल, मतलब जो भी ट्रिब्यूनल लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस दिया होगा कि ये सारे करना पड़ेगा, वो सारे कंप्लाई हुआ है, एंड इन केस ऑफ बायबैक अंडर सेक्शन 68, वो ऑब्वियसली सेक्शन 68 का जो भी कंप्लाइंस है वो होना चाहिए। तो रिजेक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, एक तो एओए ऑथराइज करना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए,
ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, मतलब जो भी कंप्लायंसेस लिखा है ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल में वो सारे प्रॉपरली कंप्लाई होना चाहिए। और और अगर बाईबैक है तो सेक्शन 68 का प्रोविजन आपको मान के चलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आप देख लोगे। ठीक है, ये सारे हैं। मुझे पता है कि शायद मैं उस हिसाब से नहीं पढ़ा पाया, तो सॉरी। लाइक आपको अगर कुछ भी दिक्कत होगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जा सकते हो, मेरे को बोल सकते हो। मैं आज कोशिश किया हूँ कि जितना अच्छे से हो सके करूँ, लेकिन शायद अगर नहीं भी हुआ तो आप ये कर लेना। लाइक टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं कर दूंगा। बाय।